नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं राजेश सोनी और हम बात करेंगे कुछ खास खबरों की, तो जिसमें सबसे पहले लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी को तीसरी बार केंद्र की सत्ता में आने से रोकने के लिए देश के लगभग सभी बड़े विपक्षी दल इंडिया गठबंधन यानी कि INDIA गठबंधन की छतरी के नीचे आ गए। कहने को तो विपक्ष का गठबंधन 24 के लिए तैयार है, लेकिन 23 में कौन किस कदर करवट बदलेगा ये कोई नहीं जानता। और कहीं ना कहीं विपक्ष केवल मोदी सरकार को हराना चाहता है, और जिसके लिए 24 में ये सब साथ आएंगे। 31 अगस्त से 1 सितंबर तक मुंबई में INDIA यानी कि इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक होनी है, लेकिन ये साफ है कि विपक्ष का गठबंधन केवल 24 के लिए ही तैयार हो रहा है। कांग्रेस के शासन के खिलाफ एक संगठन बनता है, एक गठबंधन बनता है, नाम दिया जाता है एनडीए और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनाए बनते हैं। मुद्दा दिया जाता है कि कांग्रेस के विरोध में अगर कोई एक पार्टी आ सकती है तो वो बीजेपी की छत्र छाया में बीजेपी अलायंस के साथ ही कांग्रेस को सरकार से हटाया जा सकता है, और कामयाबी भी मिली। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं। आज 2023 में देश उसी मुहाने पर खड़ा है। इस बार चेहरे बदल गए हैं, मुद्दा वही है। बात एक गठबंधन बनता है INDI के नाम से, इंडिया जिसको एब्रीविएट किया जाता है। कांग्रेस की अगुवाई में कह सकते हैं अभी कि 26 दल इकट्ठा होते हैं, जबकि कांग्रेस कह चुकी है कि उसे ना प्रधानमंत्री बनने का लालसा है, उनका मुद्दा सिर्फ भाजपा को सत्ता से हटाना है। लेकिन ये जो 1998 में जो भाजपा को जीत मिली, उसके बाद वो ज्यादा समय चली नहीं, लेकिन 2003 में जो चुनाव होते हैं उसमें भाजपा सरकार से बाहर हो जाती है और यूपीए की अगुवाई में सरकार बनती है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बनते हैं, लगातार दो टर्म सरकार पूरा करती है। यहां पे देखने वाली बात यह है, यूपीए 2 का कार्यकाल, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उनके कार्यकाल के अंत में देश में सरकार विरोधी लहर बहुत उग्र होकर उठती है। सरकार के ऊपर लगातार तमाम घोटालों के आरोप लगते हैं, कोल स्कैम आता है, बहुत लंबे चौड़े स्कैम्स आते हैं, कॉमनवेल्थ की गेम के स्कैम्स आते हैं। तमाम मंत्री यूपीए सरकार के उसमें लिप्त पाए जाते हैं और उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। कई कोर्ट केसेस चलते हैं जिनके कुछ निर्णय आ चुके हैं, निर्णय आने भी वाले हैं। लेकिन एक देश में माहौल बन गया था कि यूपीए सरकार करप्ट सरकार है। परिणाम सामने आता है 2014 में एक अच्छी जीत के साथ एनडीए की सरकार बनती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं। 2014 में जीत मिलती है, 2019 में दोबारा चुनाव होता है। यहां पर देखने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी का जलवा कायम रहता है और सरकार रिपीट होती है 2019 में भी। यहां पर भाजपा अपने बल पर 303 सीटें लाती है और उसके घटक दल 50 सीटें लाते हैं, जो टोटल संख्या 353 बनती है। 2019 का चुनाव में भाजपा की जीत, आज अब 2024 में देश दोबारा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। अब देखना रही बात है कि INDIA जो ब्लॉक बनता है ये क्या कर पाता है। मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक होने वाली है। शिवसेना इस बैठक की मेजबानी करेगी, जहां एकजुट विपक्ष द्वारा अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम का मसौदा तैयार करने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही 11 सदस्यीय समन्वय समिति भी नामित की जा सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था, मुंबई की बैठक में हम तय करेंगे कि वो 11 सदस्य कौन होंगे, संयोजक कौन होंगे। ये बैठक नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव और उन्हें मणिपुर पर बोलने के लिए मजबूर करने की योजना के कुछ दिनों बाद हो रही है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के 90 मिनट बाद विपक्ष के वॉकआउट के बाद मणिपुर का संक्षेप में जिक्र किया था। संसद में विपक्षी एकजुटता देखने से ऐसा लगता है कि विपक्ष ने विधानसभा चुनाव के अगले दौर और अगले साल होने वाले आम चुनाव के लिए एक रोड मैप तैयार का अपना काम पूरा कर लिया है। अब क्या होगा मुंबई में, मुझे लगता है आप मुंबई की उस मीटिंग तक वेट करिए। 31 और 1 तारीख को मीटिंग है और बड़ा आयोजन होगा। हमने पहले पटना में मीटिंग करी, फिर बेंगलुरु में करी, अब मुंबई में हो रही है। और कई बार सियासत ने करवट बदली है। मुंबई क्रांति की भूमि रही है, कांग्रेस के लिए बहुत अहम जगह रखती है मुंबई। मुझे लगता है इंतजार करिए, 31 और 1 तारीख को काफी सारे अहम फैसले वहां पर होंगे और आप सबको पता चलेंगे। लेकिन मैं ये जरूर कह सकती हूं कि इंडिया की मीटिंग में आपको तिरंगा नजर आता है, इंडिया की मीटिंग में आपको IIT नजर आता है, इंडिया की मीटिंग में आपको IIM नजर आता है, इंडिया की मीटिंग में आपको देश नजर आता है। उससे जिसको दिक्कत है वो हर तरह की बात करते हैं। यहां पर गौर करने वाली बातें हैं कि अभी भी
जितना मर्जी विपक्ष के तौर पे कहा जा रहा है कि हम डेमोक्रेसी को बचाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, हमारी प्रधानमंत्री बनने की कोई लालसा नहीं है, लेकिन पब्लिक के अंदर, आम जनमानस के अंदर ये विचार ग्राउंड से उनके मन में नहीं बैठा है कि सरकार को हटाया जाए। अगर सरकार को हटाया जाए, प्रधानमंत्री के अलावा कोई दूसरा चेहरा लाया जाता है जो यूपीए की अगुवाई में, यूपीए 2 जैसे अगुवाई में वैसा स्थिति ना बन जाए। अब जो नया ब्लॉक बना है INDIA, इसका नेता कौन होगा? ये कहने की बात होती है कि हमें प्रधानमंत्री की कोई लालसा नहीं है, लेकिन चुनाव के बाद देश ने देखा है कि प्रधानमंत्री की होड़ के लिए पार्टियां किस स्तर तक पहुंच जाती हैं, कितनी राजनीति निचले स्तर तक आ जाती है। तीसरा मुद्दा कि आप अगर भाजपा को हटाकर आप INDA का लाना चाहते हैं, लेकिन आप करेंगे क्या? आपके पास कोई भी विपक्ष ऐसा वो बता नहीं पाया है। वो रेटोरिक होता है कि हम सत्ता में आएंगे तो इन्फ्लेशन घटेगी, बेरोजगारी घटेगी, लेकिन आप कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम या आप कोई ऐसा मुद्दा नहीं, INDA ब्लॉक नहीं दे पा रहा है कि उनकी नीति क्या रहेगी जिससे ये सारी समस्याओं का निस्तारण हो पाएगा। दूसरी बात, कांग्रेस लगातार बहुत पुराने टाइम से गरीबी हटाओ के नारे से आती जा रही है, सन 70-75 से अगर हम देखें तो, लेकिन गरीबी की स्थिति तो वहीं की वहीं है। तो देश की जनता इस पर पूरी तरीके से अभी कांग्रेस की तरफ भरोसा नहीं कर पा रही है कि आप कुछ ऐसा मुद्दा ला पाएंगे जो इनके ऊपर कुछ सटीक असर हो पाएगा। कुल मिलाकर ये हो रही है प्रधानमंत्री की बनने की होड़ में है। बहुत बड़े बड़े कांग्रेस INDA ब्लॉक में जो पार्टियां लगी हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं, चाहे बंगाल का ममता दीदी हो या नीतीश कुमार हो या आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल हो, इनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी है। तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पाने के लिए ये लोग जोड़तोड़ अवश्य करेंगे। देखना जनता को होगा कि वो प्रधानमंत्री मोदी का जलवा अभी भी कायम है। दुनिया भर के जहां भी हमारे देश का जाते हैं प्रधानमंत्री तो उनकी वाहवाही होती है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। इस साल के अंत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है। स्टेट यूनिट सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में है। आम आदमी पार्टी गांव-गांव जाकर एक खास कैंपेन चलाने का प्लान तैयार कर रही है। राज्यों में आम आदमी पार्टी ने प्रचार के लिए 3 लेवल तैयार किए हैं। विपक्षी दलों की एकता से अलग आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर चुकी है। आम आदमी पार्टी खासतौर पर तीनों राज्यों के गांव में फोकस कर रही है। आपने अपने संगठन को 4 लेवल पर विभाजित किया है। इनमें राज्यों, जिलों, विधानसभा और गांव के स्तर पर संगठन तैयार किया गया है। हर चुनावी राज्य के हर गांव में 11 सदस्यों की एक टीम बनाई गई है। हर राज्य में 50,000 गांव का टारगेट है, यानी हर राज्य में 5.5 लाख आधिकारिक कार्यकर्ता और नेता मौजूद हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी बात पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन इंडिया एलाइज जो हैं, जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, जो एक साथ खड़े हैं इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश की आवाज बनने के लिए, हमें यह बिल्कुल तय करना है कि क्या हम एक दूसरे की काट करेंगे या हम एक दूसरे के पूरक बनेंगे। क्या हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं या हम एक दूसरे के खिलाफ हैं। और अगर कहीं पर भी जरा सा संशय है तो उस बारे में चर्चा भी होनी चाहिए, उस बारे में बात भी होनी चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि शीर्ष नेतृत्व, चाहे हमारी पार्टी का या इंडिया अलायंस के जो बड़े दिग्गज नेता हैं, वो भी इस बात पर बैठकर चर्चा जरूर करेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम संविधान को बचाने की बात करते हैं, जब हम इस देश की बात करते हैं, जब हम अभिव्यक्ति की बात करते हैं, जब हम सौहार्द की बात करते हैं, तो हमें अपने कुछ छोटे छोटा मन और जिसको कहते हैं महत्वाकांक्षा को इस समय परे रखना चाहिए। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस पर विस्तृत चर्चा जरूर होनी चाहिए। बता दें कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के लिए कांग्रेस ने भी जोर लगाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस इन राज्यों के जरिए अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने की कोशिशों में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमान पीसीसी चीफ कमलनाथ ने संभाल रखी है। ऐसे में कमलनाथ का सर्वे ही यहां आखिरी सर्वे माना जाएगा। वैसे भी कमलनाथ पहले ही कह चुके हैं कि जिन नेताओं को टिकट दिया जाना है, उन्हें संकेत पहले ही दिए जा चुके हैं। हालांकि कांग्रेस के कुछ मौजूदा विधायकों के खिलाफ भी नाराजगी देखी जा रही है। ऐसे में कमलनाथ दूसरे विकल्पों पर भी तलाश कर रहे हैं।
बताया जा रहा है कि पार्टी मौजूदा विधायकों का भी सर्वे करा रही है और सर्वे के बाद ही टिकट वितरण करेगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता में है, ऐसे में यहां भी कांग्रेस का पूरा फोकस बना हुआ है। हालांकि छत्तीसगढ़ में भी कई विधायक और मंत्री लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहे हैं। ऐसे में कई विधायकों के खिलाफ नाराजगी दिखी है। हालांकि छत्तीसगढ़ में ऐसी संख्या कम है। खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव में सबसे शानदार प्रदर्शन किया था, जबकि छत्तीसगढ़ मॉडल को ही आगे लेकर कांग्रेस बढ़ रही है। ऐसे में कांग्रेस छत्तीसगढ़ को सबसे मजबूत स्थिति में रखना चाहती है। यही वजह है कि पार्टी यहां भी सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के चलते कांग्रेस उम्मीदवारों को टिकट देने के लिए खास प्लान के तहत काम करने में जुटी हुई है। इस बार कांग्रेस बीजेपी से पहले अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी करने की कोशिश में है। बताया जा रहा है कि सितंबर माह के अंत तक 80 से 90 सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। इसके पीछे का कारण इन सीटों पर बीजेपी का हर बार जीत दर्ज करना बताया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस का प्लान है कि इन सीटों पर पहले प्रत्याशी खड़े किए जाएं। इससे वहां कांग्रेस को प्रचार का माहौल तैयार करने का अधिक समय मिल सकेगा। देखिए, ऐसा है कि ये जो इंडिया अलायंस है, जिसको हम इंडिया कहते हैं, जो भारत का प्रतिबिंब है, जो इस देश के हर कोने, इस देश की हर आवाज, इस देश की हर आकांक्षा का प्रतिबिंब है, वो उन लोगों ने साथ मिलकर आकर बनाया है जो इस देश के संविधान में यकीन रखते हैं, जिनको इस देश के संविधान को हर हालत में बचाना है, जिनको मणिपुर की बेटियों को बचाना है, जिनको मध्य प्रदेश के आदिवासियों को बचाना है, जिनको हर जगह इस देश के लोगों की सुरक्षा में खड़े होना है, इस देश की अभिव्यक्ति की आजादी को बचाना है, हर उस व्यक्ति को बचाना है। अब उसमें बहुत केपेबल लोग हैं, 11-11 मुख्यमंत्री हैं यहाँ पर, हमारा कंबाइंड वोट शेयर एनडीए से कहीं ज्यादा है, तो यहाँ पर काबिल लोग हैं। यहाँ पर आगे की बातें हम तय करेंगे, लेकिन यह सच है कि जो धुरी एक ऑपोजिशन की है वो कांग्रेस पार्टी ही है, क्योंकि हमारी प्रेजेंस है कन्याकुमारी से कश्मीर और अरुणाचल से पोरबंदर तक। तो इसमें महत्वाकांक्षी लोग हैं, इसमें केपेबल लोग हैं, लेकिन हम अपने मसले आराम से सुलझा सकते हैं, क्योंकि हम एक मकसद के साथ आकर जुटे हैं। हम वो 38 दगे हुए कारतूस नहीं जिनको मोदी जी ने लाकर अपना परिवार बताना शुरू कर दिया है। देखिए, राजनीति में अब स्टेबिलिटी नहीं रही। सुबह क्या फैसले लिए जाते हैं, शाम को क्या फैसले लिए जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब राजनीति में सिद्धांतों की, नैतिकता वाली राजनीति अब दूर दूर तक आपको दिखाई नहीं देगी। जब भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी के साथ में सरकार बना सकती है, तो उसके बाद से चीजें पूरी तरीके से बदल गई कि कब अखिलेश यादव मायावती के साथ पहुंच जाए या कोई नेता किसके साथ में चला जाए। मूल सवाल आपका यह है कि 24 में जब इंडिया गठबंधन में सारे लोग आ गए, तो 23 में क्यों नहीं है? तो सीधा उसका जवाब आपको मिल जाता है कि राजनीति में अब ठहराव बिल्कुल नहीं बचा। कौन पार्टी किसके पाले में चले जाए, किस तरीके से क्या चीजें हो जाए, कुछ नहीं पता चलता। और मेन बात यह है कि 24 में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला इंडिया कैसे कर पाएगा, ये मूल सवाल है। इसमें देखिएगा, अभी 7-8 महीने का समय है और जितने भी 38 दल एनडीए के साथ में है और 26-27 दल जो इंडिया के साथ में है, तो मुझे लगता नहीं है कि ये सारे के सारे अभी रुके रहेंगे। हो सकता है शिफ्ट हो, उधर के इधर आ जाए, इधर के उधर चले जाएं, तो ये सारी चीजें होती रहेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि 24 का चुनाव आते आते की बाजी और किसकी तरफ बॉल जाएगी और बाजी कौन जीतेगा, ये सबसे बड़ा सवाल इस समय सामने निकल के आ रहा। कहने को तो इंडिया गठबंधन तैयार है, लेकिन 23 में सभी की राह अलग अलग दिखाई दे रही है। कौन कब किसका साथ छोड़ दे, किसी को नहीं पता। हालांकि 31 अगस्त से 1 सितंबर तक मुंबई में इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक होने जा रही है, जिसमें तस्वीरें थोड़ी साफ हो सकती हैं। अब देखना यह है कि लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरने के लिए जो गठबंधन तैयार किया है, वो कितना कारगर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 27 न्यूज।